नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्यवंशी धमाका पर। तो साथियों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया। अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के लिए इन्होंने क्या क्या बलिदान दिए हैं, क्या इनकी संघर्ष की कहानी रही है। तो चलिए आइए जानते हैं इन्हीं से और इनका परिचय जानते हैं। जी आदर जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, मकरंद सिंह अर्कवंशी। वैसे मैं मलैया गांव का विधानसभा संडीला का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब संडीला में हुई है। उसके बाद मैं लखनऊ में यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बीकॉम किया और फिर यहीं से मेरी नौकरी लखनऊ में मैंने की। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार उसमें एजीएम पद के पर फाइनेंस में रहा और 38.5 साल की मैंने सर्विस की है। जहाँ तक बात आपका ये है कि समाज का कैसे मैंने कार्य शुरू किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब पढ़ रहा था उस ज़माने में हमारे समाज के कुछ लोग, जिनके एक आधे नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे गोकरण सिंह थे, छोटेलाल छुटकौर सिंह थे और वो चंद्रभान सिंह थे और इसी तरीके से अतरौली के वो थे। तो सबके नाम बताना इतना संभव नहीं है, काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने अपना एक किया और उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। उस समय तो मैं स्टूडेंट था, उनका जब सुनता था तो मेरे में भी एक हौसला ये बढ़ता था। और मैं तो यहाँ तक लोग जो कहते हैं कि तो मैं जब मैं लखनऊ पढ़ने आया तो मैं अब सेवा आयोजन कार्यालय में और अपना रजिस्ट्रेशन कराने गया तो वहाँ पे कास्ट पूछी जाती है। तो मैंने कहा छत्री, क्योंकि वो हमारा समाज और सबसे अपने को छत्री छत्री जानता था। तो हम वो नहीं मैं अब ये बता रहा हूँ, मैं बीकॉम में तब की बात बता रहा हूँ। तो तब उसने बताया नहीं आप सर कौन सा सन रहा होगा, लगभग कब की बात आप बता रहे हैं? ये सन 1971 की बात बता रहा हूँ। तो उसमें उसने बताया कि नहीं आप इस श्रेणी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं ओबीसी में आता हूँ, वरना था तो हम और हमारा परिवार और हमारे समाज के लोग सब सदैव पर जो को कहीं वार्ता होती तो वह क्षत्रिय थे। और मैं वास्तव में ये हमारा क्षत्रिय वंश सूर्यवंश की शाखा है। ये अर्क नाम से भी जानी जाती है। आप पुराण में अगर पढ़ें तो देखें कई अर्क नाम के राजा हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे समाज की लिखी हुई किताब है। ये सिद्धांत और आज की नहीं, बहुत पुराने पुराण है, उसमें भी वर्णन आता है। आप मैं अनुरोध करूँगा कि अगर पढ़ोगे तो आपको खुद हकीकत का पता चल जाएगा। तो उस समय से जब मैं लखनऊ आया तो यहाँ पे हमारे समाज के जो लोग रहते थे छोटी छोटी मीटिंगें किया करते थे, तो हमको भी बुलाते थे, हम भी जाते थे। उसके बाद मैं जब सर्विस में आया तो सर्विस में आने पर कुछ लोगों, हमारे समाज के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जैसे वो रघुवंशी, देखो क्या नाम था पूरा, और ये आपके सिसोदिया जी, ये कई लोग ऐसे थे जो ये समाज के उसमें रहते थे। इन लोगों ने अपने वहाँ कानपुर में एक मीटिंग की और यहाँ आ गए। उस दिन मेरे ऑफिस की मीटिंग थी तो छुट्टी का दिन था, तो इन लोग हमारा इंतजार करते रहे। तो इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिसके माध्यम से कहीं हम पत्राचार करें, तो क्यों ना एक महासभा का निर्माण किया जाए। इन लोगों ने बैठ करके हमारे इस महासभा के सोबरन सिंह अध्यक्ष थे, वो कोऑपरेटिव बैंक के एजीएम पद पर वो भी रहे थे, उनका स्वर्गवास हो गया 2 साल पहले। तो वहाँ पे इन्होंने बनाया, पूरा कार्यकारिणी वगैरह का गठन कर दिया। तो जब हम आए तब तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें उत्तरदायित्व दे दिया महामंत्री का। मैंने कहा मैं नौकरी करता हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता है, इतना हम भार नहीं सहन कर पाएंगे। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं किस विश्वास से या किसी की ईश्वर की ये आज्ञा थी क्या, उसके कारण कैसे उन्होंने माना नहीं आपको करना पड़ेगा। खैर हमने जो भी अपनी नौकरी करते रहे, उसमें जो भी समय मिला उस समय को कैसे कैसे छुट्टियों में बाहर चला जाता था, क्योंकि छुट्टी मुझे बहुत कम मिलती थी। मैं चूँकि फाइनेंस में था और फाइनेंस में मेरी विशेष वो थी कि मेरे सिर्फ चेकों पे सब में साइन करना होता था, तो छुट्टी हमको बहुत कम मिल जाती थी। तो मैंने जब कहा कि अब हमको लोगों ने, एक समाज के लोगों ने इतना भार दे दिया है तो कुछ न कुछ समय तो निकालना चाहिए। भले ही हम अपने बच्चों को समय ना दे सकें, लेकिन इस समाज के लिए मैं करूँगा कि मेरा समाज की लोग इसको बड़े उससे देखते थे। तो ये दर्द हमारे जो था कि वास्तव में हम सूर्यवंश की शाखा हैं और लोग समाज में ऐसी विकृतियाँ पैदा की। वो विकृतियाँ
तो ये पैदा हुए हैं कि हमारा इतिहास, हमारा समाज में जो महात्मा गौतम बुद्ध जी का नाम है, उसमें 7 नामों में वो क्या नाम एक अर्कबंद भी नाम है। तो वो उसको कि एक समय में था कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो यहाँ पे कुछ लोग जो एक धर्म के नाम पर जो अपना रोटी चलाते थे, उन लोगों ने कहा कि तो हमारा सब चौपट हो गया, तो हम तो बहुत साधारण आदमी हैं। और जब महात्मा गौतम बुद्ध के लिए लोगों ने ऐसा किया, उनको वो जाल में फंसा करके वो कैसे कैसे यज्ञ कराई, उसमें मांस परोस दिया, और बेचारे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी, जो कि वास्तव में उन्होंने ये एक वो लोगों को आदेश दिया था, उनको जब ज्ञान हुआ कि अरे ईश्वर तो हर मानव है, ईश्वर हर जीव और जंतु में ईश्वर का अंश है। तो अगर हम किसी भी जात के आदमी से या किसी से घृणा करते हैं, तो इसका मतलब हम ईश्वर से घृणा करते हैं, क्योंकि उसमें वही अंश है, उसमें से है। तो इसे उन्होंने कहा एक था कि समाज में मानवतावाद चले, मानव समझा जाए, ये जातिवाद के बहुत वो पसदर नहीं थे, और सही में थे वो, उनका रास्ता सही था। ये चाहे हमारे कितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी हुए हों, चाहे श्री कृष्ण जी भी एक हमारे, उनका भी जन्म एक गुरु के रूप में हुआ है। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, सीख दी, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सत्य है। क्या नाम हमारे श्री रामचंद्र जी ने भी जो एक उनको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने भी कहा कि भिल्ली के जूठे बेर खाए। उन्होंने में जात पात नहीं था, कहाँ एक जनजाति और मानव जो जंगल में रहने वाले उनके साथ में उन्होंने रावण से युद्ध किया, और उन्होंने जब युद्ध करके लौटे, तो उन्होंने जब लंका में उनके बहुत लोग उत्साहित थे, वो बहुत उनको कर रहे थे, दीपक जला रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही है तुलसीदास जी ने रामचंद्र, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुणवाई। जिस नाम को जिसको कहते हैं सनातन, उस नाम जब संसार की सृष्टि हुई तब था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जब भगवान राम ने ही अपनी वाणी से कहा है कि कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुणवाई, तो वो नाम कोई बहुत ही एक होती गुप्त, एक सुगुप्त होती। हम जी रहे हैं कहाँ, ऐसे श्वास से जी रहे हैं। कहते हैं आत्मा मरती नहीं, आत्मा बिल्कुल नहीं मरती, आत्मा जलती नहीं, आत्मा पानी में बहती नहीं है। तो कौन हो सकती? अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि आपने क्या हवा देखी है, तो आप कहेंगे हमने नहीं देखी, कैसा रंग है, कैसा रूप है उसका। तो और इस हवा से के बगैर हम जी नहीं सकते। तो ईश्वर क्या हुआ? ईश्वर यानी हम जो लेते हैं और छोड़ते हैं, ईश्वर ये शब्द है। तो ये आपके कबीरदास ने लिखा है, वो को का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, हर सांसों की सांस में। तो उन्होंने भी कहा है। तो ये तो श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी, परशुराम जी या अन्य भी हमारे जो महापुरुष हों, उन्होंने जब संसार में जन्म लिया है तो उन्होंने ज्ञान बांटा है, वो एक गुरु के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं। तो आज हम तो बहुत कभी कभी हमें वो क्रोध आता है कि लोग सनातन धर्म की बात करते हैं और सत्य बताना नहीं चाहते क्या है। हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, हम मंदिर और उसके विरोधी नहीं हैं। ये बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो पढ़ने के किताब में क्या वहाँ पढ़ाया जाता है स्कूल में कि आ से अमरूद, बड़े आ से आम, छोटे से इमली, बड़ी से ईख, ए से एप्पल, ये पढ़ाया जाता है। तो बच्चा थोड़े दिन एप्पल और ये अमरूद वो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद में जो है वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ करके कहाँ कोई IAS हो जाता है, कोई PCS हो जाता है, कोई यही अध्यात्म है। अध्यात्म में भी आप अगर वही आज से अमरूद पढ़ते रहोगे मंदिर में, देखिए मंदिर ये है कि आपको एक इच्छा शक्ति, कोई ईश्वर के बारे में एक भावना पैदा करने का स्थान है। वो ऐसा नहीं कि आप पूरी जिंदगी भर आज से अमरूद पढ़ते रहो, आगे भी आपको पढ़ने का रास्ता है, तब आप जाकर के डिग्री ले पाओगे। जैसे बच्चा डिग्री लेता है और कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई IAS बन जाता है, कोई PCS बन जाता है, वही अध्यात्म है। वही जो जब आपको आत्मज्ञान हो जाए और सनातन का ज्ञान हो जाए क्या था, तब आप समझ लीजिए कि सत्य वो है। तो ये तो खैर मैंने ऐसे अब हमारे अंदर आ गया, तो मैंने कहा आपका क्वेश्चन ये है कि आपको समाज में कैसे क्या आप जी आदर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरकुंसी क्षत्रिय समाज के बारे में क्या इतिहास रहा है, क्या संघर्ष हुआ आप लोगों के द्वारा, तो उसके बारे में जरा हमें बताएं।
तो हम जब यहाँ आए तो ये जब स्थापित हुआ तो मैंने काम शुरू किया। जब शुरू किया तो मुझे कुछ लोगों ने बड़ा सहयोग किया, हमारे समाज के लोगों ने सहयोग किया। और यहाँ तक कि हम 2-4 लोग ऐसे थे कि अगर कहीं पे आर्थिक की भी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं कुछ ऐसे व्यक्ति थे, मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, BL सिंह परिहार, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे और बड़े अच्छे पद पर थे। क्या नाम, उत्तर प्रदेश में जो है सीमो मार्केटिंग अफसर थे। ये एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद एक होता है। तो जब मैंने उनसे भी कहा कि आपको, और कोई इतना पैसा की जो ज़रूरत भी नहीं इन लोगों को पड़ती थी, कहीं थोड़ा बहुत पड़ती, तो वो उनको जो मैंने कह दिया वो बेचारे कभी ना नहीं किए। ऐसे और भी थे कि अब नाम सबको क्या बताऊंगा। तो हमारा जब ये सब शुरू हुआ और ऐसा लोग हमको करने लगे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अगर कहीं मीटिंग हम रखते थे तो चले आते, क्योंकि पहले कोई इतने साधन नहीं थे कि मोबाइल था उनको सूचित कर दिया, लेकिन जो सुन लेता था वो बेचारा अपना काम धाम छोड़ करके पहुंचता। तो मेरा भी इससे साहस बढ़ता गया कि लोग एक हमारे जरा कोई कार्यक्रम हम उठाते हैं उसके लिए वो इतना दौड़ के आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे एक साहस बढ़ता था। और हमारे जो एक बहुत ही समाज के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, वो थे गोकर्ण सिंह जी अरकवंशी। वो मास्टर थे, ये समाज के उसमें उन्होंने सामाजिक सेवा के में उसमें बेचारे नौकरी छोड़ दी और अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे उन्होंने कर पाया उस समय में यह करना भी सबके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने त्याग किया, तमाम संघर्ष किया। तो हमारे लिए तो खैर मैं पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट हो गया, तो मैं तो मेरे लिए तो नौकरी पा गया था, तो मैं तो खैर ज़्यादा मुझे फेस करने में वो दिक्कतें नहीं। और लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी करके तथ्य मैंने जो रखे गए, तो कोई इतिहास कोई हमारे लोग समाज के लिखा नहीं, ऐसे ऐसे लोगों ने लिखा है कि जो वो उनको पैसे दे करके लोगों ने लिखवाने की कोशिश की, नहीं लिखा। कि छोटेलाल शर्मा जी ये 1901 में एक जाति अन्वेषण के लिए वो अधिकृत किए गए थे, और वो उन्होंने पुस्तक लिखी है जिसमें ये 1921 में प्रकाशित हुई। उसमें भी हमारे इतिहास का लिखा है कि मुगल काल के बाद में जब इनको बहुत वैसी स्थिति हुई, जब ये हारने लगे, तो ये असली उस पुस्तक में लिखा है कि ये सूर्यवंशी की यही शाखा है। लेकिन कुछ लोग जैसे उनके मृत के भय से डर गए और वो छिप गए, उनको उन लोगों ने सूर्यवंशी दूसरी श्रेणी में देखने लगे। जैसे नहीं होता है कि कहीं आप कोई गलती कर जाएं तो आप थोड़ा हीन भावना में देखे जाते हैं, वो इस समाज के साथ हुआ। और उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि ये असली सूर्यवंशी हैं। फिर अन्य जगह का मैंने मीटिंगें कराई गई, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे खागा में हो, चाहे आपके इधर फतेहगढ़, काफ़ी जगह जब जब मुझे समय छुट्टी में मिलता था, मैं रात में निकल जाता था, दिन भर कम करके और शाम सुबह तक घर आ जाता, ड्यूटी करता था। तो कहीं कहीं नहीं कुछ हमको भी थोड़ा बहुत वो मिला है, लेकिन चूँकि चाहे ईश्वर की कृपा कर लो, चाहे कि मैं सत्य पर मैं अपने हिसाब से तो यही कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे में बहुत सारी कमियां हो, मैं नहीं कहता कि मेरे में कोई कमी नहीं होगी। तो वो जो भी इस तरीके से हमें लोगों का सब वो मिलता था, सब हमारा कंधे पे कंधा से साथ देते थे, तो मेरे बहुत बड़ा उत्साह पैदा होता था, और मैं जो कार्य लोगों का कहते थे वो ठानता। मैंने हमारे समाज में पहले लोग गांव में घर में कहीं ऐसे मीटिंग होती थी, मैंने ये यहाँ लखनऊ में कोऑपरेटिव हॉल में मैं दो मीटिंगें कराई, जिसमें क्या नाम है कि राजनीतिक लोग भी आए। और उसमें आपके एक मीटिंग में ने तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री तक मैंने बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में, वो भी आए थे। और उन्होंने उस मीटिंग में जब हमारा बहुत देखा कि वो हाल भर गया और हाल में बैठने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम इस समाज को, उस समय वो जनता दल में थे, एक टिकट देंगे। हालांकि टिकट की मांग की गई, उसमें मेरा नाम गया, तो मैंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो एक संडीला के जगदीश सिंह थे, उन्होंने कहा कोऑपरेटिव में नौकरी करते थे, कहा भैया हमारा हमको दिला दो। तो हमने उनका वहीं से नाम बुलाया। तो और नाम क्या, वो एक चंद्रपाल
जी आईएएस थे और अब अच्छे पद पे रहे थे। वो आपके सीतापुर में डीएम भी रह चुके थे। उधर से उन्होंने कुछ वो लोगों की हालतें देखी थी, उससे उनको जिज्ञासा थी कि क्षेत्र से मैं अपनी पत्नी का इलेक्शन लड़ाऊंगा। तो जब हमारा समाज को देखा था कितनी संख्या और कितनी वो आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है, तो उन्होंने हमसे, और मेरे वो हाउसिंग कमिश्नर थे, तो चूँकि परिचय हो गया तो मुझे वो बहुत मानने लगे। और उन्होंने, और बीपी सिंह जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि हमारी उन बीपी सिंह से मध्यस्थता या उनसे पहचान उन्हों के द्वारा हुई। और वो टिकट देने के तो बीपी सिंह जी उस समय बॉम्बे में उनके वो बीमार थे, कैंसर था उनके, तो एडमिट थे। तो जब यहाँ पे जगदीश सिंह को टिकट कट रहा था तो उन्होंने, ये चंद्रपाल जी ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा, यहाँ के अध्यक्ष को कहा कि ऐसा है कि अगर रघुवंशी समाज को टिकट नहीं दिया गया तो मैं कहीं भी प्रचार करने नहीं जाऊँगा। और राजनीति में ऐसा था कि हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोग जो है राजनीति में वोट तो हमारा लेते थे, और वोट लेने के बाद में हमारे समाज का कहीं पे कोई हित नहीं करते थे। और लगभग आज भी स्थिति वही है, वोट तो लोग लेते हैं हमारे समाज से, लेकिन बाद में वो उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं। हालांकि ऐसा एक दिन आया है कि मेरे समाज का विधायक अलका सिंह रघुवंशी संडीला क्षेत्र से हुई हैं। आज तक जो है कोई ऐसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मेरे एक बार बलराम सिंह यादव जी उस कांग्रेस की सरकार थी, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनके आवास पे हम और सोबरन सिंह जी गए थे, बातचीत होने लगी, तो उनका ये कौन होती है, क्या होती है, मैं जानते नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपको मैं थोड़ा बता दूं कि आज की सामाजिक स्थिति ये है कि हमारे जैसे यादव लोग खेती बाड़ी करते हैं, हाँ उनके पास एक्स्ट्रा वो काम जरूर है, वो गाय दूध का करते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी है। हमारे लोग जो है ना, खेती बाड़ी कम है, और चाहे कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कोई सरकारी में बड़ी बड़ी पदों पे नहीं है। तो ये फ़र्क है। बाकी हम चूँकि हमारा समाज भी वो आप ही की श्रेणी में आता है। तो स्थिति मेरा ये कहना था कि हमारे समाज को जो लोग हमारे क्षेत्र में, जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से जो चुन के गए हैं, उन लोगों ने कभी भी लोकसभा में नहीं प्रश्न उठाया, वोट तो लेते रहे। जी। समाज को, हमारे सामाजिकता को पर को भी पद चिन्ह बना करके बदनाम करते रहे, लेकिन हमारे समाज का कभी भी आगे बढ़ने का वो नहीं किया कि ये आगे बढ़े। हम लोगों ने नैमिष में, हम और इंजीनियर आर एस सिंह और वो हमारे समाज के लोगों ने नैमिष शरण में हमारा धर्मशाला अपना है, आप तो जानते होंगे। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई, रात भर मीटिंग चली, तो वहाँ निर्णय लिया गया था कि जो लोग जो इस तरीके के हमारे समाज का कोई वोट लेने तक सीमित हैं और आगे वो रोड़ा लगाते हैं, तो उनको अब उसके हम जीतने देंगे। और तब से मैं नाम भी बता रहा हूँ कि मैं राही जी, ये हमेशा एमपी होकर कांग्रेस में जाते थे। हालांकि हमको एक बार कहा कि आपको महासभा को दारुस्समा कार्यालय वो दे देंगे आपको, चलो राज्यपाल से मिलवाए थे, मिलवाया भी, लेकिन हमारा उन्होंने वो दिला पाया एक रूम या कुछ नहीं दिला पाया। अच्छा आदरणीय जी, मैं जानना चाहूँगा कि नैमिष में रघुवंशी क्षत्रिय समाज की धर्मशाला है ना? रघुवंशी समाज की धर्मशाला आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, और उसकी रजिस्ट्री की कापी मिस्टर आर एस सिंह के पास है। और वो एक ये हमारे छुटको सिंह जो उसके कल्याणपुर के स्वर्गीय हो गए हैं, बेचारे मर गए हैं, और वो बहुत ही एक समझ लीजिए कि उनके पास काफ़ी खेती बाड़ी थी और एक तरीके से संपन्न थे। उनके पिताजी शायद दुर्गा सिंह को जैसे नाम था, जहाँ तक सब बताता हूँ। तो वो कुछ पैसों में, चांदी के रुपए में रजिस्ट्री कराई गई थी, लेकिन वो समाज की थी, तो कुछ जिस रजिस्ट्री होती है तो समाज के कुछ लोगों के नाम होती है। तो वो धर्मशाला बना है। अब तो हमारे समाज के लोगों ने वहाँ पे अच्छे जिनके पास संपन्न हुए हैं, कुछ ना अपना अलग अलग कमरे बनवा दिए हैं, बड़ा अच्छा बना है। और बिल्कुल लालता देवी के मंदिर से आप जब चक्र की चलेंगे तो चलने के बाद में चक्र चला गया है दाहिने हाथ पे, बाएं हाथ जैसे मुड़ेंगे धर्मशाला बना हुआ है।
अर्कवंशी समाज का धर्मशाला बना हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। केवल हमारे समाज के नहीं जाते हैं, तमाम समाज जाते हैं, अपना रात को रुकते हैं। पहले तो ऐसा था कि जैसे साधन कन्वेंस के इतने नहीं थे, तो लोग जो है वो रात को रुकते थे, सवेरे नहा के वरुण देवी जी के चक्र में नहा के दर्शन कर करके लोग वहाँ से आते थे। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यही समाज का आदमी रुकेगा, कोई भी जाए उस सर समाज के वहाँ लोग जाते हैं। और वहाँ तो धर्मशाला हमारे समाज का एक चित्रकूट में भी है, समझे। वहाँ भी हालांकि उस पर भी तमाम विवाद हुआ था, लेकिन उसको भी इंजीनियर आर एस सिंह ने वहाँ जा करके उसको संभाल करके और अब कब्जा है वहाँ पे सब है। तो यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि चित्रकूट में भी अर्कुंसी क्षत्रिय समाज की एक धर्मशाला है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और तो अब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी भी उम्र अब हो गई है, तो अब तमाम समाज में हमारे बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में ऐसी जागृत पैदा हो कि लोग जो है इतना साहस पैदा हो कि वो, क्योंकि अब तो वो पेड़ लगा है, पेड़ को जिसने काटने की कोशिश की थी वो पेड़ में फिर से वो डालें निकल आई हैं और वो अब फल दे रहा है। तो उसमें और इतना खाद पानी और वो करें कि वो और विकसित पेड़ और फल दे। तो मेरी तो यही कामना है कि समाज में ऐसे होनहार लोग होते रहें। अब अभी एक संडीला में आपकी एक विधानसभा से मिले, आपके करीब 19 जिलों में इतनी संख्या है कि वो जिसको चाहेंगे पार्टी को हरा देंगे, जिसको चाहेंगे जिता देंगे। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी आंख नहीं खुली, बंद रही, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तो आंख खुल गई है, जरा खोल के देखो और अर्कवंशी समाज का फिर आगे कुछ बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपको राजनीतिक लाभ होगा। जो पार्टी अब इस समाज का आगे बढ़ाने काम करेगा, तो वो पार्टी, मैं किसी पार्टी एक की बात नहीं करता हूँ, वो निश्चित रूप से उसको हमारे 19 जिलों में तो जीत होगी, समझे। क्योंकि हमारे 19 जिलों में ऐसी संख्या है। आपका हम एक उदाहरण मिश्रिक क्षेत्र का देते हैं, मिश्रिक क्षेत्र रिजर्व में है, लेकिन 2.5 लाख वोट हमारे समाज का है। और विधानसभा के हिसाब से अगर ले लिया जाए तो संडीला विधानसभा में करीब 70,000 के ऊपर वोट है। आपके मल्लावा क्षेत्र में करीब 50,000 वोट हमारा है। ऐसे ही उधर पिहानी यार कई चीज़ें सीटें हैं जहाँ हमारा बाहुल्य। और भी आपका ले लो, सीतापुर ले लो, फतेहपुर ले लो, इलाहाबाद ले लो, मेरठ ले लो, और ये लखीमपुर खीरी ले लो, ये और क्या नाम है, इलाहाबाद, प्रयाग, खागा, शायद जिला खागा भी बन गया है। तो ये तमाम कानपुर और इसे आपका कन्नौज, उरई, जालौन, इस सब में जो है, हाँ है, कुछ लोगों ने कुछ शासन में उनकी आज भी यही अर्कवंशी ही वो लिखते हैं, सर्टिफिकेट इसी नाम से लेते हैं। मैं एक गढ़कुंडार वहाँ पे एक वो किला है, बहुत ही प्रसिद्ध है, उस पर तमाम लोगों ने उपन्यास लिखे हैं। वो मैं वहाँ एक बार मीटिंग हुई थी, मैं गया था, तो वहाँ उस पर जब पृथ्वीराज चौहान हार रहे थे, तो वो वहाँ पे एक उनके वो थे फौज के वो थे वो, तो उन्होंने कहा था कि अब हमारे नहीं वहाँ से मिलना, मुगलों ने जब वहाँ पे उस कब्जा कर लिया, आप इसको दिखाए। तो उन्होंने एक संगठन तैयार किया था, तो वो संगठन तैयार करके तो उसको उन्होंने जीता, और वहाँ उनका खेत सिंह नाम था, और वहाँ पे वो अब उसको अपने में लिया। फिर बुंदेलखंडी लोगों ने उस पर कब्जा किया, फिर बुंदेलखंडी से फिर अपने लोगों का उस पर कब्जा। आज वो पुरातत्व विभाग में हो गया, और वहाँ पे एक खेत सिंह जी के नाम से एक इंटर कॉलेज खुल गया है, और वहाँ और भी हो गया है। तो अब तो गवर्नमेंट के उसमें चला गया, उसको देखते हैं बहुत, मतलब उसको उपन्यास कानों ने बहुत लिखा, और मैं खुद स्वयं जाके देखा है। वो इतने ऐसे बना है, कितने नीचे और गया हुआ है कि ज़्यादातर लोग डर के मारे वहाँ जाते नहीं, कि पता नहीं इसमें कौन जीव जंतु हों। तो
ऐसा नहीं, ये अर्कवंश समाज की बहुत सी ऐसी इतिहास है, धरोहर है। हमारा संडीला का इतिहास, जहाँ पे एक समय था जो अराजक तत्व लोग जो है दिल्ली में कब्जा कर लिए थे, वहाँ से भेजते थे, तो हमारे अर्कवंशी राजाओं ने उनको यहाँ संडीला में मारा है। आज भी वहाँ पे एक मजार उनकी बनी हुई, काकोरी में एक मजार बनी हुई, लखनऊ में एक बनी हुई मजार बनी है। तो इस प्रकार से जी आदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि संडीला में कौन से महाराजा हुए, जरा उनके बारे में बताएं। महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी जिन्होंने संडीला बसाया था, और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। दिल्ली से जब मुगल काल में लोग कई बहुत दिल्ली पे शासन करके जो आते यहाँ पे आए हैं, तो हमारे अर्कवंशी राजाओं ने उनको जो है मार के यहाँ से वापस जाने नहीं दिया, मारा। और एक की संडीला में मजार बनी हुई है, एक काकोरी में बनी है, एक लखनऊ में बनी हुई है। तो और इनके भ्राता, छोटे भ्राता मल्ली सिंह अर्कवंशी जिन्होंने मलिहाबाद बसाया था, और वो भी बहुत वीर थे। और वो भी फिर बाद में जो है मलिहाबाद में कुछ ऐसे लोगों ने जिनको उन्होंने ही बसाया था, उन्होंने ही उनको ऊपर ऐसा धोखे से जो है सत्ता छीनी। तो वहाँ भी बाद में जो है लोगों ने अपना प्रभुत्व कर लिया, जिससे जो है कुछ समाज के जो लोग समाज के रहते उनको, अरे उनको क्या, जो इतने बड़े राजा सब हुए थे, उससे लोग जो वो हुए थे, तो उन्होंने तो इस समाज को चाहा कि जो नष्ट भट कर, तो इनका इतिहास सबको तो इसका जितना जला सके इतिहास उतना नष्ट किया, और जितना वो कर सके उतना किया। ऐसी स्थिति हमारी थी कि इस क्षेत्र के लोग अपना जान बचा करके बेचारे कहीं जंगलों में कहीं से जीवन यापन किया है। और जब भारत आज़ाद हुआ है तो उनको कुछ वो मिली, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो कि राजनीति में उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हमेशा लोगों ने यूज किया, हम अपने राजनीति में ही अपने उन्होंने भी उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो आर्थिक रूप से मजबूत थे। तो आज हम यही कहेंगे कि अब हमारे संडीला विधानसभा से एक अलका सिंह अर्कवंशी को टिकट भाजपा ने दिया था, और बड़े अच्छे वोटों से विजयी हुई। 37,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत की थी, जो लोग कहते नहीं थे। तो चुनाव हो रहा था तो भरावन में वहाँ पे उसमें छतिया के लोरिया जी से बात हो गई थी कि आपका क्या आइडिया है कि कितने जीतेंगी। तो मैंने कहा कि ये हमारा तो आइडिया, हमने जो वो लगाई है गणना, तो 50,000 से जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लगभग हमारी है। जिस दिन वोट खुल रहे थे, मैं यहाँ से गया हूँ आर्य सिंह के साथ में, जब मेरे मुँह से निकल गया कि लगभग 40,000 से तो जीत होनी चाहिए। फिर भी 40 तो आंकड़ा नहीं पहुँचा, लेकिन तभी 37,000 के वोट से जीत। तो हमारे समाज के लोग जो 19-20 जनपदों में हैं, वहाँ पे वो ये रखते हैं, जिसको चाहेंगे जिताएंगे, जिसको चाहेंगे हरा देंगे। मिश्रित सीट की बात करें, लेकिन आज आपको अगर सामान्य होती तो निश्चित हमारा लोकसभा से हमारा आदमी जीता, क्योंकि लगभग 2.5 लाख अर्कवंशियों को उसमें। इसी तरीके से अन्य जिलों में हमारे लोग जहाँ हैं, वहाँ कोई 1000-500 में नहीं, अच्छी खासी संख्या है। और वो अच्छा खासा जिस पार्टी को तरफ जब वो हो जाएंगे वो जीतेगा, और जिधर वो नहीं होंगे वो हारेगा। इसलिए राजनीति को के पार्टियों ने जो हमारे समाज का दोहन किया है, अब ना करें। अगर उनको हमारे समाज को आगे बढ़ाओगे तो निश्चित आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं सभी राजनीतिक पार्टी से कह रहा हूँ, मैं एक पार्टी से की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब चेतना राजनीतिक पार्टियों में कुछ आई है, अब वो सोचेंगे और आप खुद अब टिकट को आगे देने का प्रयास करें। तो ये अब समाज हमारा बढ़ रहा। अब नौकरी में भी आगे लोग अच्छे पदों पे जा रहे हैं, अच्छे मैंने लड़कियाँ तमाम अब टीचर हो गई है, तो कुछ लोग एक आधे पीसी से आए हैं, डॉक्टर हो गए हैं। तो अब नई पीढ़ी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रही है, और निश्चित रूप से शिक्षा एक दर्पण है। जैसे आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो शिक्षा सही चेहरा आपको दिखाई देता है। ऐसे आगे बढ़ने के लिए एक शिक्षा दर्पण है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। और समाज को आपको सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर महिला घर में पढ़ी है
तो उसका असर ये पड़ता है कि भाई पति तो बाहर जाता काम करता है, बच्चों को तो एक तरह देखा जाए तो पूरा वो स्त्री पर निर्भर है। स्त्री अगर पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से कि बच्चा ये क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ी है तो उपन्यास में पढ़ेगा तो क्या मतलब स्कूल किताब पढ़ रहा। तो इसके लिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा में उनको पढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसा करो कि बच्चे खेलने खाने की उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में उनके ऊपर ऐसा भार डालो कि बेचारे वो अपना पढ़ाई भी न पूरी बना ना। तो वो मैं जो देख रहा हूँ आज हमारे समाज के लोग जो वास्तव में उनको पढ़ने का आपको मिल रहा है वो निश्चित रूप से पढ़ रहे हैं। हमारे समाज में आप लड़कियां भी आगे बहुत तेजी से पढ़ रही हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। भले ही उनके सीमित साधन हो, कुछ हो, अपना थोड़ा सा खर्चों में कमी करके कैसे उनको पढ़ाएं तो निश्चित रूप से देखिए पढ़ा लिखा करके जो होता है उसमें एक सोचने की शक्ति होती है, उसमें आगे बढ़ने की होती है, उसको ज्ञान भी होता है कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, कहाँ से क्या है क्या। ऐसे तो बेचारा दोनों दूसरे लोगों के आज समाज में दलाल बहुत घूम रहे हैं जिनके चक्कर में और अपने से घुमा देते हैं, जो कुछ होता है उनको मिल कुछ नहीं पाता। तो पढ़े लिखे लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है कि वो बेवकूफ़ बन जाए। मुझे वो जहाँ देखेंगे मेरे साथ ठगाई हो रही तो वो अपना रास्ता दूसरा सही चुन लेंगे। तो मेरी इतनी ही प्रार्थना है लोगों से कि हमारा केवल अपने समाज से नहीं, मैं पूरे अन्य समाज के लिए बात करता, समाज के लिए बात करता इसलिए नहीं क्योंकि मैं मानवता का विचार था कि मानव चाहे वो कोई भी जात पात तो बिल्कुल ये खत्म होनी चाहिए। और रही बात राजनीति में, देखिए भारत का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, अपने संविधान में व्यवस्था की थी जैसे एससी को आगे बढ़ाने के लिए उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसे ही पिछड़ी वर्ग में जब पिछड़ा वर्ग कोई जाति नहीं है, पिछड़ी वर्ग कोई जाति नहीं है, उनको पिछड़ा वर्ग का एक नाम दे करके उनको रखा गया है जिनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति खराब थी, उनको एक उसमें कहा गया कि इनको के लिए गवर्नमेंट ये कुछ व्यवस्था करे ताकि ये भी आगे बढ़ सके। उसी में मंडल आयोग बना, मंडल आयोग को सरकारों ने जो है नई लिखित माननीय प्रताप सिंह ने जब उठाया तो ये मामला हुआ और आरक्षण हमें याद है कि जब यहाँ मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे तो यहीं पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो विधानसभा के सामने है वहीं पे बैठक हुई थी, बीपी सिंह जी आए थे और ये प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने बीपी सिंह जी ने उस मुलायम सिंह जी के कान में कहा था कि आज बहुत अच्छा अवसर है कि आप घोषणा कर दो पिछले वर्ष के लिए, क्योंकि बिहार ने बहुत पहले करता है आप करते थे, तो उन्होंने वहीं पे घोषणा की। ये मैं मेरे सामने की बात है, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। नहीं, आपका तात्पर्य है कि जैसे कि कुछ जातियां जो सामान्य में थी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, उनको ओबीसी में निकाल कर डाला। ओबीसी में अरे आज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आदिवासी क्षत्रिय समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनको भी सामान्य से निकाल कर ओबीसी में डाला गया क्योंकि इनके जब मुगल शासन में क्यों ऐसा कि हुआ मार काट हुई भागने लगे तो इन चारों पांच जो था वो भी नहीं रहा, तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो उस हिसाब से ये इनको भी ओबीसी में, ओबीसी की जात से के आधार नहीं है, ओबीसी में तो जात इसलिए रखा कि भाई इस जात की स्थिति खराब है तो वो ये जात का भी इसमें होगा, ये होगा। जात का जो यहाँ पे हो गया है तो ये तो रोग है, ये छूटने वाला जल्दी नहीं, तो चाहते भी नहीं लोग हैं, चाहते नहीं, क्योंकि अगर चाह जाए हमारे इतने संत महात्मा सब हैं क्यों नहीं चल इसको खत्म करते हैं। तो मानो 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 है और सब में ईश्वर का आंसर जात पात होनी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से तो इसको जो कुछ लोग ऐसा है ना समाज में कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हम आपको बता दूँ, मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी परीक्षा होती है, चाहे IAS की हो, चाहे PC चाहे क्लर्क की हो, चाहे कोई भी हो, उसका एग्जाम योग्यता पे देखा जाता है, उसको नौकरी मिलती है। ऐसे हमारे समाज में एक समय था कि जो कौन त्यागी है, जो कि जो है कि लोगों को शिक्षा लेकर और सनातन धर्म के बारे में इसको जिंदा रखेगा, तो उस समय एक प्रतियोगिता होती थी कि वो व्यक्ति जो क्या नाम इतना त्याग करेगा, घर छोड़ेगा, शादी नहीं करेगा, वो करेगा और क्या नाम है ब्रह्म का ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करके उसको ज्ञानी बनाएगा,
चलिए अच्छा आदर जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आदर जी ने बताया कि क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार से आदिवासी क्षत्रिय समाज के बारे में जन आंदोलन किया, लोगों ने मीटिंग की, तो बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। और जिस प्रकार से आदर जी ने बताया कि मुलायम सिंह जी द्वारा आदिवासी क्षत्रिय समाज को सामान्य से निकालकर ओबीसी में डाला गया, तो ये ओबीसी कोई जात नहीं होती है, ये सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से इनको मतलब जो समाज जी जो थे उनको इसमें किया गया। बहुत अच्छा लगा आदर जी आपसे जानकर प्राप्त करके, बहुत बहुत धन्यवाद।